कभी ऐसा लगता है कि इतिहास की जो सबसे बड़ी जंगें रही हैं वो सिर्फ हथियारों या बड़ी सेनाओं के दम पर नहीं जीती गईं। मेरा मतलब है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं अपने स्कूल के दिनों में। हाँ बिल्कुल। मुझे तो सीधे वो खाली नक्शे याद आ जाते हैं जो हमें परीक्षा में थमा दिए जाते थे। एग्जैक्टली वो ही खाली नक्शे। और हमें बस एक नीले पेन से नदियां बनानी होती थीं, भूरे रंग से पहाड़ रंगने होते थे और दुनिया भर की राजधानियों के नाम रटने होते थे। जो कि बहुत ही उबाऊ काम लगता था उस वक्त। बहुत ज्यादा। मतलब उस वक्त तो ऐसा लगता था जैसे भूगोल बस एक बहुत लंबी और थका देने वाली लिस्ट है जिसे हमें किसी तरह याद करना है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही शानदार स्रोत हैं। हाँ, आज हम मुख्य रूप से भूगोल के आधार और इरेटोस्थनीज की विरासत और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मकसद आज श्रोताओं को ये बताना है कि जो नक्शे हम देखते हैं वो सिर्फ कागज पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं। सही कहा। वो असल में सभ्यताओं के आबाद होने या फिर पूरी तरह से मिट जाने का ब्लूप्रिंट है। हमारा मिशन आज भूगोल को उस रट्टा मारने वाले विषय की छवि से बाहर निकालना है। क्योंकि जब हम भूगोल को सिर्फ एक कैटलॉग की तरह देखते हैं ना, तो हम पूरी कहानी मिस कर देते हैं। नक्शे पर जो एक बिंदु होता है वो सिर्फ जगह का नाम नहीं है। हाँ, उसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। एग्जैक्टली। पहाड़ का वो भूरा रंग जो आप स्कूल में भरती थीं, वो असल में तय करता है कि वहाँ के लोग क्या खाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे और उनका पूरा समाज कैसे काम करेगा। अरे वाह, ये सोचने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। मतलब ये विषय इंसान और प्रकृति के बीच का सबसे मजबूत पुल है। और इस पुल को समझना आज के समय में लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। दुनिया बदल रही है तो हमारा पृथ्वी को देखने का तरीका भी तो विकसित होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए फिर बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं, मतलब एकदम बेसिक्स। हमने स्कूल में पढ़ा है कि ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। हाँ, जियो और ग्राफी। राइट। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। और हमारे स्रोतों के हिसाब से ये शब्द सबसे पहले इरेटोस्थेनीज नाम के एक प्राचीन यूनानी विद्वान ने दिया था, जिन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हाँ, फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा से एक कंफ्यूजन रही है। मतलब क्या इरेटोस्थेनीज का काम सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने बैठकर पहाड़ों और नदियों के नाम लिख दिए और एक लिस्ट बना दी? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम उनके काम की गहराई में जाएं, तो बात सिर्फ चीजों का वर्णन करने की नहीं थी। तो फिर वो क्या कर रहे थे? वे असल में इस पृथ्वी को एक ऐसे घर के रूप में समझने की कोशिश कर रहे थे जहां जीवन पनपता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भूगोल को एक ठोस विज्ञान की नींव पर खड़ा किया। अच्छा, विज्ञान की नींव। विज्ञान की नींव। हाँ। मतलब क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि उन्होंने बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किसी सैटेलाइट के पूरी पृथ्वी की परिधि नाप ली थी। वेट, सच में? मतलब बिना किसी लेजर या मशीन के ये कैसे पॉसिबल है? ये बात तो भूगोल की आम चर्चाओं में कहीं सुनने को ही नहीं मिलती। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इरेटोस्थनीज ने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस और मैथ्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने देखा कि मिस्र के सियन शहर में हाँ? साल के एक खास दिन दोपहर के वक्त सूरज की किरणें सीधे एक गहरे कुएं के तल तक जाती हैं। मतलब वहां चीजों की कोई परछाई नहीं बन रही थी। ओके, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था। बिल्कुल। लेकिन उसी दिन, ठीक उसी समय, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर अलेक्जेंड्रिया शहर में एक खंबे की परछाई बन रही थी। अच्छा, तो अगर पृथ्वी चपटी होती तो वहां भी परछाई नहीं बननी चाहिए थी। एग्जैक्टली। उन्होंने उस परछाई का कोण मापा जो लगभग 7.5 डिग्री था। और फिर गणित और ज्यामिति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी पृथ्वी का आकार नाप लिया। अरे वाह। और मजे की बात यह है कि उनका वो मापन आज के मॉडर्न सैटेलाइट डेटा के बेहद करीब है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है यार। सिर्फ एक छड़ी, परछाई और अपने दिमाग के बल पर। हाँ, वो सिर्फ लकीरें नहीं खींच रहे थे, वे पृथ्वी के भौतिक नियमों को डिकोड कर रहे थे। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझूं, जैसे बायोग्राफी, किसी इंसान के जीवन की कहानी होती है ना। हाँ। उसका जन्म, उसका स्ट्रगल, उसका पूरा सफर। हाँ हाँ। तो ठीक वैसे ही ज्योग्राफी असल में हमारी पृथ्वी की बायोग्राफी है। और इराटोस्थेनी सिर्फ उसका नाम पता नहीं लिख रहे थे,
वो उस बायोग्राफी के पहले पन्ने लिख रहे थे। बिल्कुल, वो ये स्थापित कर रहे थे कि पृथ्वी कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित सिस्टम है। सही कहा। उन्होंने अक्षांश और देशांतर के शुरुआती ग्रिड सिस्टम की भी कल्पना की थी। उनका मकसद था इस विशाल घर को समझना, ताकि हम इंसान अपनी जगह को बेहतर ढंग से जान सकें। तो अगर एरेटोस्थनीज ने इस विषय की इतनी सॉलिड वैज्ञानिक नींव रखी थी, तो जाहिर है समय के साथ ये और भी इवॉल्व हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। तो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इसे कैसे देखती है? हमारे सोर्स में जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वे भूगोल को इंसानों के घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन बताते हैं, जो कि एरेटोस्थनीज के विजन से एकदम मैच करता है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी ने इसमें दो बहुत ही भारी भरकम और तकनीकी शब्द भी जोड़ दिए हैं। पहला है स्थानिक वितरण और दूसरा है मानव पर्यावरण संपर्क। और मैं बता दूं कि ये दोनों शब्द आज के भूगोल की पूरी इमारत का आधार हैं। अगर आप इन दोनों को हटा दें तो भूगोल फिर से बस नामों की एक बोरिंग लिस्ट बन जाएगा। लेकिन एक मिनट के लिए रुकते हैं। ये जो शब्द है ना, स्थानिक वितरण, ये सुनने में बहुत ही अकादमिक और नीरस सा लगता है। हाँ, थोड़ा हैवी टर्म तो है, जैसे किसी बहुत पुरानी डिक्शनरी से निकाला गया हो। मैं इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये किसी घर में फर्नीचर सजाने जैसा लगता है। फर्नीचर सजाना, इंटरेस्टिंग। कैसे? मतलब आपके घर में सोफा कहाँ रखा है, टीवी कहाँ है, और वो चीजें वहीं क्यों रखी गई हैं, या फिर इसे एक चेस बोर्ड की तरह देखते हैं। अच्छा, शतरंज का बोर्ड। हाँ, शतरंज में हाथी, घोड़ा, ऊंट कहाँ रखे गए हैं और उस बोर्ड का लेआउट कैसा है, यही तो तय करता है कि खेल में जीत किसकी होगी। मोहरों की जगह ही खेल के नियम तय करती है। तो क्या स्थानिक वितरण को हम ऐसे समझ सकते हैं? ये चेसबोर्ड वाली तुलना बहुत ही सटीक है। भूगोल में स्थानिक वितरण का मतलब लिटरली यही है कि दुनिया के प्राकृतिक और मानवीय मोहरें कहाँ रखे गए हैं और उन्हें वहीं क्यों रखा गया है। मतलब सिर्फ कहाँ नहीं, क्यों भी। एग्जैक्टली। ये सिर्फ कहाँ का सवाल नहीं है, ये क्यों और कैसे का विज्ञान है। उदाहरण के लिए, दुनिया की जितनी भी पुरानी और महान सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी हो या मिस्र की सभ्यता हो, हाँ, वो सब की सब बड़ी नदियों के किनारे ही क्यों पनपी? क्योंकि नदियों के पास पानी था, उपजाऊ मिट्टी थी और ट्रांसपोर्ट का साधन था। बिल्कुल। और आज के मॉडर्न दौर में भी यही नियम लागू होता है। दुनिया के बड़े तकनीकी केंद्र जैसे सिलिकॉन वैली अक्सर ऐसे मौसम वाले इलाकों में क्यों बनते हैं जहां जीवन स्तर बेहतर होता है। या फिर जैसे न्यूयॉर्क या मुंबई जैसे बड़े फाइनेंशियल हब हमेशा समुद्र तटों के पास ही क्यों है? सही पकड़े आप। यही स्थानिक वितरण है। प्रकृति ने संसाधनों को पृथ्वी पर एक खास पैटर्न में फैलाया है और उस फैलाव के पीछे जलवायु, टेक्टोनिक प्लेट्स और लाखों सालों का इतिहास है। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। मतलब मैं इस सिद्धांत को थोड़ा चुनौती देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। अगर इंसान नदियों के किनारे बसा क्योंकि उसे पानी चाहिए था, तो यार ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हाँ, तकनीक तो है। तो अगर इंसान चाहे तो वो दुबई जैसे किसी एकदम सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच एयर कंडीशन शहर बसा सकता है। मतलब वहां तो बर्फ के पहाड़ों वाला इंडोर स्की रिजॉर्ट भी है। हाँ, वो तो है। तो अगर इंसान तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति के इन नियमों को तोड़ ही सकता है, तो क्या आज के इस हाईटेक युग में ये स्थानिक वितरण का नियम खत्म नहीं हो गया? ये एक बहुत ही शानदार चुनौती है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि तकनीक ने भूगोल को हरा दिया है। तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं। अगर हम दुबई वाले उसी एयर कंडीशन शहर की गहराई में जाएं, तो हमें कुछ और ही दिखेगा। रेगिस्तान में वो शहर आखिर क्यों बन पाया? क्योंकि उनके पास पैसा है। और पैसा कहां से आया? क्योंकि उस खास भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक वितरण के नियमों के अनुसार ही जमीन के नीचे तेल का विशाल भंडार मौजूद था। ओह, आई सी। हाँ, उस तेल से पैसा आया और आज उस शहर को जिंदा रखने के लिए जो खाना आ रहा है, जो पानी साफ किया जा रहा है या जो सामान इंपोर्ट हो रहा है, वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो शहर अभी भी एक ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर है, जो खुद भी भूगोल से ही तय होती है। एग्जैक्टली। तकनीक हमें भूगोल को बाईपास करने का बस एक इल्यूजन या भ्रम दे सकती है, लेकिन वो हमें भूगोल से आजाद नहीं करती। वाओ। उस रेगिस्तानी शहर को चलाने की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो आखिर में प्रकृति ही तय कर रही है। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि चीजें जहां हैं वहां क्यों हैं, चाहे वो तेल का कुआं हो या कोई मीठे पानी की नदी,
तब हम NCERT के उस दूसरे कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण संपर्क। बिल्कुल, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। और मैं कहूंगी कि असल में यहीं से बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे जो सोर्स हैं वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भूगोल कोई वन डायमेंशनल विषय नहीं है, इसकी प्रकृति दोहरी है। हाँ, इसका डुअल नेचर है। एक तरफ तो ये प्राकृतिक विज्ञान है, मतलब हम चट्टानों, जलवायु, नदियों और पहाड़ों की पढ़ाई करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। राइट। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी तरह से एक सामाजिक विज्ञान भी है, जहां हम इंसानी बस्तियों, कारखानों, खेती और हमारे कल्चर की बात करते हैं। और इसी दोहरी प्रकृति की वजह से भूगोल को लिंकिंग डिसिप्लिन कहा जाता है, मतलब विज्ञान और समाज को जोड़ने वाला पुल। अक्सर हमारे पास ऐसे विषय होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड स्कोप में काम करते हैं, जैसे फिजिक्स को समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और समाज शास्त्र को चट्टानों की बनावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन भूगोल इन दोनों को एक ही टेबल पर लाकर बिठा देता है। तो ये असल में विज्ञान और मानविकी का एक परफेक्ट कॉकटेल है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन ये मानव पर्यावरण संपर्क असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या इसे हम किसी थिएटर के मंच की तरह देख सकते हैं? थिएटर का मंच का एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है। चलिए इसे ऐसे ही समझते हैं। मान लीजिए कि भौतिक भूगोल यानी पहाड़, नदियां, मौसम, वो सब वो मंच है। स्टेज का सेटअप है। हाँ, प्रकृति ने मंच सजा दिया। अब इस मंच पर कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं और कुछ बहुत ही सख्त लिमिटेशंस भी। जैसे अगर मंच पर पहाड़ों का सेट लगाए तो आप वहां समुद्र का नाटक तो नहीं खेल सकते ना। एग्जैक्टली। अब मानव भूगोल उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो उस मंच पर अपना नाटक खेलने आता है। अच्छा। इंसान अपनी बुद्धि और तकनीक के हिसाब से उस मंच का इस्तेमाल करता है। जमीन उपजाऊ है तो खेती करता है, खनिज है तो खदानें खोदता है। लेकिन इंसान सिर्फ उस मंच पे चुपचाप अपना नाटक नहीं करता रहता यार। इंसान तो बहुत चतुर है। वो तो नाटक के बीच में ही स्टेज की लाइटें बदल देता है, कभी सेट को तोड़ मरोड़ देता है और कभी कभी तो पूरा मंच ही बदल डालता है। और यही बात इस विषय को एक ठहरी हुई पढ़ाई से निकालकर एक बहुत ही डायनामिक प्रक्रिया बना देती है। ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से चलता है। हाँ, प्रकृति इंसान पर असर डालती है और बदले में इंसान प्रकृति को बदलता है। जब नदियां बहती हैं वो भौतिक भूगोल है, लेकिन जब इंसान उन नदियों पर बिजली के लिए बड़ा सा बांध बना देता है तो वो मानव भूगोल हो जाता है। बिल्कुल। और जब वो बांध बनता है तो वो आसपास के पूरे इलाके की जलवायु, मिट्टी और इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल देता है। ये एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। वाओ! इस साइकिल को समझना ही असल में असली भूगोल है। अगर हम हिमालय का ही एग्जाम्पल लें, भौतिक दृष्टि से देखें तो वो सिर्फ पत्थरों की बहुत ऊंची दीवारें हैं जो प्लेट्स के टकराने से बन गईं। हाँ, जियोलॉजी के हिसाब से। लेकिन मानव भूगोल के नजरिए से सोचें तो उस भौतिक दीवार ने उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लिया। हाँ, जिसकी वजह से हमारे पूरे उपमहाद्वीप में खेती संभव हो पाई। और उसी वजह से वहां दुनिया की सबसे घनी आबादी बस गई। एग्जैक्टली। भौतिक विज्ञान सिर्फ मौसम बताएगा, समाजशास्त्र सिर्फ आबादी की बात करेगा, लेकिन भूगोल इन दोनों के बीच का वो कनेक्शन बताएगा कि ऐसा हुआ क्यों। यही कारण है कि जब NCERT भूगोल को इंसानों के घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन कहती है, हाँ, तो उसका मतलब बहुत गहरा होता है। क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता ना, घर वहां रहने वालों से बनता है और वहां रहने वाले अपने घर के सांचे में ढल जाते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटने की कोशिश करें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि इरेटोस्थनीज से लेकर आज की इन NCERT की किताबों तक का जो सफर है, मेरा मतलब है ये केवल नामों को रटने से बहुत आगे की चीज है। बिल्कुल आगे की चीज है। ये बस ग्रीक भाषा के पृथ्वी के वर्णन से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये इंसान और प्रकृति के उन गहरे और कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को समझने का विज्ञान बन चुका है। और ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ लें और किताब बंद कर दें। नो, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्थानिक वितरण हर दिन बदल रहा है यार। हाँ, इंसान और पर्यावरण का रिश्ता हर दिन एक नया रूप ले रहा है। और इसीलिए ये सब हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब अगली बार जब कोई न्यूज़ चैनल पर खबर आए कि कहीं कोई नई फैक्ट्री लग रही है, या कहीं भारी बारिश और सूखे की खबर आए, या फिर ये सुनने में आए कि किसी खास देश से आने वाला कच्चा माल अचानक महंगा हो गया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं है। ये असल में भूगोल है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एग्जैक्टली।
जो कॉफी हम सुबह पीते हैं, जो स्मार्टफोन हम चला रहे हैं, उसका कच्चा माल कहाँ से आया, किन रास्तों से होकर हमारे पास पहुंचा और उसे निकालने में प्रकृति पर क्या असर पड़ा, ये सब कुछ भूगोल ही तो है। हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो इस ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन से अछूता हो। हमें इस नजरिए की आज बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन हमारे इन सोशल्स और इस मानव पर्यावरण संपर्क पर इतनी चर्चा करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार आ रहा है। कैसा विचार? एक ऐसा विचार जो शायद हमें थोड़ा परेशान भी करे। हमने बात की कि प्रकृति मंच तैयार करती है और इंसान उस पर अपना काम करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जहां इंसान के बनाए हुए कारखाने, हमारे कंक्रीट के बड़े बड़े शहर और हमारा कार्बन एमिशन खुद पृथ्वी की जलवायु को ही बदल रहा है, तो क्या हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां ये पूरा इक्वेशन ही उल्टा हो गया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। आप ये कहना चाह रही हैं कि अब प्रकृति इंसान का रास्ता तय नहीं कर रही है, बल्कि इंसान प्रकृति का रास्ता बदल रहा है। एग्जैक्टली। अगर भूगोल का पूरा बेस मानव पर्यावरण संपर्क पर टिका है, तो क्या आज इंसान अपने मानव भूगोल के जरिए प्रकृति के बनाए भौतिक भूगोल को पूरी तरह से दोबारा नहीं लिख रहा है? ये सोचने वाली बात है। सदियों से भूगोल ने हमारे इतिहास को तय किया है, लेकिन क्या अब हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां इंसान खुद भूगोल को हमेशा के लिए बदल रहा है, और वो भी ऐसे तरीकों से जो शायद रिवर्स भी ना किए जा सके? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई नक्शा आपके सामने आए, तो सिर्फ उन नीली भूरी रेखाओं को मत देखिएगा। उस नक्शे के पीछे चल रही इंसान और प्रकृति की इस विशाल कहानी को देखने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसी कहानी जिसे अब शायद हम खुद ही लिख रहे हैं। बहुत ही शानदार विचार। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।